अच्छा जी, तो अब लास्ट क्लास में हमने अपनी लास्ट इनफैक्ट 2 क्लासेस में डिस्कशन की थी रेलेवेंट कॉस्टिंग की, जिसमें आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के तमाम तर प्रिंसिपल सीखे क्या होते हैं, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंटली उन प्रिंसिपल्स के बाद आपने किसी भी स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालना सीखी, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से का नाम है बेटा डिसीजन मेकिंग। अच्छा यार, अभी जो डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है ना, इसमें तुम्हें लेने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीशंस। ये जो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है ना, इसमें आपको लेने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीशंस। फॉर एग्जांपल, आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। आपने अपनी अर्लियर कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें ना करें, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट को अभी बेच दें या थोड़ा सा प्रोसेस करके बेचें। हो सकता है आपको एक डिसीजन लेना पड़े मेक बाय डिसीजन, प्रोडक्ट को मेक करें या रेडीमेड बाय कर लें, ठीक है, बनाएं या बाहर से खरीदें। हो सकता है आपको आउटसोर्सिंग डिसीजन लेना हो कि काम खुद कराएं या बाहर से आउटसोर्स करें। लाइक पैकेजिंग में खुद करूं, बाहर से आउटसोर्स कराऊं। लाइक कॉल सेंटर में खुद रन करूं या टीआरजी को आउटसोर्स कर दूं। हो सकता है आपको डिसीजन लेना हो शट डाउन डिसीजन, प्रोडक्ट को बंद करूं या ना करूं, शट डाउन डिसीजन, ठीक है। और फिर मैं एक चीज लगा रहा हूं एटसेट्रा, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग आपको क्या डिसीजन आएगा ना, ये किसी को भी नहीं पता। ये भी आ सकते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास पेपर्स में सवाल आया हुआ है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का, जिसमें हमें डिसाइड करना होता है प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। हमारे पास पेपर्स में मेक बाय डिसीजन का सवाल आया हुआ है कि प्रोडक्ट बनाएं या बाहर से खरीदें। आउटसोर्सिंग का आज तक सवाल नहीं आया, लेकिन है कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक के प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर दें किसी काम को या ना करें। शट डाउन डिसीजन, प्रोडक्ट को बंद करें ना करें। अच्छा, इस तरह एक दफा एक डिसीजन आया था, इसमें बताया क्या था। एक स्टोर है, ये मैं कराऊंगा अभी आपको सवाल, वो हफ्ते में 6 डेज अ वीक खोलता है, मंडे टू फ्राइडे, और वो सोच रहा है संडे ओपन करे। सारा डेटा दिया हुआ था, बोला आप बताओ संडे ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, संडे ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मुझे बात बताओ, तुम्हारे कॉस्ट अकाउंट में कोई संडे ओपनिंग डिसीजन के तो नाम से कोई डिसीजन नहीं, लेकिन आपको बाहर वाली डिसीजन लेना था, क्या बताओ संडे खोले ना खोले। अच्छा, पता है ये कोई भी डिसीजन आ सकता है, क्योंकि याद रखो डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है, ये कोई रट्टा नहीं है, एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। जिस बंदे को जैसे समझ में आए ना, वो वैसे डिसीजन ले सकता है, कोई दूसरे तरीके से ले, कोई दूसरे, सबका नतीजा सेम आएगा। इसलिए मैं आपको इसमें कोई भी स्किल या कोई भी फॉर्मेट या कोई भी अप्रोच नहीं बताऊंगा आप ऐसे करो। मैं बस क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको जो स्किल लगाना है आप लगाओ और आप वो फैसला लो, ठीक है। बस एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि डिसीजन मेकिंग जो भी की जाती है ना, वो की जाती है अंडर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। डिसीजन मेकिंग कोई भी की जाती है ना बेटा, वो की जाती है अंडर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में वो की जाती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग के सवाल में भी अगर फिक्स कॉस्ट है ना तो इररेलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग के सवाल में भी अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है तो रेलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग के भी सवाल में अगर संक कॉस्ट है ना तो वो इररेलेवेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करी जाती है अंडर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। बस आप मेरी ये बात याद रखो कि आपको डिसीजन मेकिंग करते टाइम अप्लाई क्या करने हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक मरतबा आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लिए तो फिर आप डिसीजन ले लोगे। अब आपके पास बंद करने का डिसीजन आए, कंटिन्यू करने का डिसीजन आए, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आए, मेक बाय डिसीजन आए, संडे ओपनिंग डिसीजन आए, हर किस्म का डिसीजन हैंडल करना है आपने, ठीक है। इसकी जरा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।
एक हैंडआउट भेजा आपको, उसमें पहला पास पेपर क्वेश्चन है प्रोसेस कंपनी के नाम से, जरा देखिएगा उसको। अब तुम्हें इससे ना एक अंदाजा हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग आसान है कि नहीं, और डिसीजन मेकिंग के लिए जो आर्ट और स्किल रिक्वायर्ड है वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है, प्रोसेस कंपनी हैज टू डिविजन्स ए एंड बी। बेटा प्रोसेस कंपनी के पास दो डिविजन्स हैं, ए एंड बी। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एल, प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एस। डिवीजन ए तीन तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एल, एम और एस, यूजिंग अ कॉमन प्रोसेस। Each of the products can either be sold by division A to the external market at split off point after the common process is complete, or can be transferred to division B for individual further processing into products LX, MX and SX। कहानी देखो क्या है, तीन प्रोडक्ट्स बना रहे LMS। ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन आइदर बी सोल्ड बाय डिवीजन ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, किसी भी प्रोडक्ट को वो बेच सकता है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, or can be transferred to division B for further processing into LX, MX and। बेटा हर प्रोडक्ट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हैं या फिर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं इनटू LX, MX and SS। इन नवंबर 2013 which is a typical month, division A's output was as follows। बेटा नवंबर 13 में आउटपुट देखो डिवीजन ए का। एल बनाए 1200 केजीज, एम बनाए 1400 केजीज और एस बनाए 1800 केजीज। ठीक है, ये बनाए प्रोडक्ट, LMS बनाए। The market selling prices per kg for products both at split off point and after further processing are। बेटा सेलिंग प्राइसेस देखो पर केजी दी है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी फर्दर प्रोसेसिंग दी जा रही है। दो ऑप्शन है ना, कि हर प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बेच सकते हैं या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकते हैं। तो जाहिर है जब से प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे और उसके मुकाबले में फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो जाहिर है प्राइसेस में तो फर्क आएगा ना। आप एक गाड़ी को कच्चे हालत में बेच दो या उसको पूरा फिनिश करके बेचो तो फर्क तो आएगा ना प्राइसेस में। तो सेलिंग प्राइसेस बोथ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड फर्दर प्रोसेसिंग आर एज फॉलोज। बेटा एल 5.6 में बिकता है, लेकिन जब वो एलएक्स बन जाता है ना फर्दर प्रोसेस होकर तो 6.7 में बिकता है। एम 6.5 में बिकता है, लेकिन जब फर्दर प्रोसेस होकर एमएक्स बन जाता है ना 7.9 में बिकता है। और एस 6.1 में बिकता है, लेकिन जब वो एसएक्स बन जाता है ना फर्दर प्रोसेस होकर तो 6.8 में बिकता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एलएमएस की क्या प्राइसेस है और फर्दर प्रोसेस करके एलएक्स, एमएक्स, एसएक्स क्या प्राइसेस है वो भी दी है। द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द फर्दर प्रोसेस आर। बेटा फर्दर प्रोसेस करते हैं, मजीद प्रोसेस करते हैं तो कॉस्ट भी है ना। वेरिएबल कॉस्ट आती है 0.5 पर केजी एलएक्स पे, 0.7 पर केजी एमएक्स पे और वेरिएबल कॉस्ट 0.8 पर केजी आती है एसएक्स पे। जाहिर है आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो कीमत बढ़ाओगे ना, प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे तो भाई कॉस्ट भी तो लगेगी। यार फिनिश करके प्रोडक्ट को बेचा तो कॉस्ट भी आएगी। फर्दर प्रोसेसिंग लीड्स टू अ नॉर्मल लॉस ऑफ 5% एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोसेस्ड। जिन भी प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो ना तो फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से 5% का लॉस भी आ जाता है, जाया हो जाता है 5%। समरी हो गई, रिक्वायरमेंट्स पे जा रहा हूं, समरी सुन लो। पैराग्राफ 1 पे आओ। प्रोसेस कंपनी हैज टू डिविजन ए एंड बी। प्रोसेस कंपनी में दो डिविजन है, ए एंड बी। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल्स, एलएमएस। बेटा डिवीजन ए तीन तरह के केमिकल्स बनाता है, एलएमएस, यूजिंग अ कॉमन प्रोसेस। प्रोसेस कंपनी में दो डिवीजन है, ए बी। डिवीजन ए तीन केमिकल्स बनाता है, एलएमएस। हर प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा जा सकता है और कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू एलएक्स, एमएक्स, एसएक्स। बेटा स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेच सकते हैं एलएमएस को, फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं एलएक्स, एमएक्स और एसएक्स में। नवंबर 13 में आउटपुट किया है, एलएमएस बनाया ना 1200, 1400, 1800 केजीज बन रहा है। जाहिर है फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो एलएमएस की प्राइसेस है 5.6, 6.1, 6.1, लेकिन फर्दर प्रोसेस करके एलएक्स, एमएक्स, एसएस में बेचेंगे तो 6.7, 7.9, 6.8। और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेसिंग में खर्चा भी आएगा। वेरिएबल कॉस्ट आएगी 0.5 पर केजी एलएक्स पे, 0.7 पर केजी एमएक्स पे और 0.8 पर केजी एसएक्स पे। फर्दर प्रोसेसिंग से 5% का नॉर्मल लॉस भी हो जाता है। रिक्वायरमेंट है 10 मार्क्स। Calculate and conclude whether any of the products should be further processed in division B in order to optimize the profits for the company as a whole। आप कैलकुलेट करके कंक्लूड करें whether any of the products should be further processed। बेटा कितनी प्रोडक्ट्स हैं? तीन, एलएमएस। तीनों के बारे में ये बताओ, कंक्लूड करो whether any of the products should be further processed। क्या किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए?
तो मैं एल को चेक करना पड़ेगा, एम को चेक करना पड़ेगा, एस को चेक करना पड़ेगा और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस। तीनों का इकट्ठे काम नहीं कर लेना, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा टोटल में प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करें ना करें, उसने कहा वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है। तो एल को चेक करो, एम को चेक करो, एस को चेक करो, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बिक सकती है, फर्दर प्रोसेस करके भी बिक सकती है, प्राइसेस में फर्क है लेकिन कॉस्ट भी आएंगी और लजाया भी हो रहा है कुछ फर्दर प्रोसेसिंग में। तो जरा अच्छी तरीके से खुद सोच के करो यार, ये स्किल है, ये नहीं तुम्हें रटवाया जा सकता, फॉर्मेट नहीं है इसका कोई। तुम लोग तरीके से एल एम एस तीनों के बारे में फैसला करो और जरा फैसला करके सवाल वापस चाहो तो पढ़ लो, बताओ किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एल को, एम को, एस को, किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 10 मिनट से आपके पास, स्टार्ट करें इसको प्लीज, किसी भी एक प्रोडक्ट को, एल को, एम को, एस को, किसी को भी फर्दर प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
अच्छा जी, तो अब आपने जो कुछ भी ट्राई किया ना इसमें, उसको मैं चाहता हूँ जरा हम डेमोन्स्ट्रेट करें। देखिए, केस ये था कि कंपनी तीन प्रोडक्ट बना रही थी, कौन सी, एल, एम और एस, और उसके पास ऑप्शन था या तो वो उनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचे या वो उनको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे। ठीक है, जाहिर है दोनों में प्राइसेस में फर्क था, फर्दर प्रोसेसिंग में कॉस्ट भी आ रही थी, कह रहा था फर्दर प्रोसेसिंग में लॉस भी होगा। ठीक है, आपको अब डिसाइड करना है एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस और नॉट। सबसे पहले मैं ये फैसला करता हूँ एल के बारे में। देखो एक चीज देखो, अगर एल को हम बेचते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर हम एल को बेचते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो बेटा एल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने केजीज बने, 1200, कितने का बिकेगा, 5.6 का, 6720। ठीक है, और इफ एल सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर आप इसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचते हो, तो ये बिक रहा है 6.7 में एलएक्स बन के। लेकिन ये 1200 केजीज नहीं बिकेंगे, सिर्फ 1140 केजीज बिकेंगे, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से 5% का लॉस हो जाएगा। तो 1200 नहीं रहेंगे, 5% कम हो जाएंगे, 1140 बचेंगे, 7638 मिलेंगे। यानी कि बताओ फर्दर प्रोसेसिंग से कंपनी को फायदा कितने का हो रहा है, 918 का। फर्दर प्रोसेसिंग से 918 का फायदा हो रहा है। लेकिन इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए कॉस्ट भी तो आ रही है, कॉस्ट आ रही है 0.5 पर केजी ऑफ एलएक्स। अब बताओ अगर ये 0.5 पर केजी एलएक्स पे है, तो ये एलएक्स के केजी से मल्टीप्लाई होगी ना, एलएक्स के केजी कितने, 1200, 1140, 570। तो फर्दर प्रोसेसिंग से आप देखो फायदा हो रहा है 918 का, लेकिन कॉस्ट आ रही है 570 की। तो क्या हमें 348 की बचत हो रही है? यस। तो हम डिसीजन ले लेंगे एल शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। समझ रहे बात को? या आपने डिसीजन ले लिया प्रोडक्ट एल के बारे में कि हमारे पास चॉइसेस थी कि एल को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचें। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे वो 5.6 में बिकेगा। ठीक है, और एल है तो 1200 केजेस बिकेंगे 6720। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे ना, तो ये बिकेगा 6.7 में एलएक्स बन जाएगा, लेकिन अब ये 5% लॉस होगा ना, 1140 बिकेंगे, 7638। तो फर्दर प्रोसेसिंग का फायदा हो रहा है 918 का, लेकिन उसके लिए कॉस्ट भी आ रही है 0.5 पर केजी ऑफ एलएक्स। एलएक्स के 1140 केजी में 570, नेट बेनिफिट आ रहा है फर्दर प्रोसेस का। ठीक है, कंटिन्यू कर लो इधर काम दूसरी दो प्रोडक्ट्स के बारे में।
अच्छा, अब यही काम अगर मैं आपके साथ रिपीट करूं एम पे, बेटा एम अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेची जाती है ना, तो देखो 1400 केजीज है एम के, और वो बिकेंगे 6.5 में। 9100 आएगा। और अगर इसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचे जाए ना, तो ये 1400 नहीं रहेंगे, 5% कम हो जाएंगे, 1330 बचेंगे, और वो बिकेंगे 7.9 में। 1 10507। तो देखें फर्दर प्रोसेसिंग से बेनिफिट कितना हुआ, 1407 का, लेकिन इस बेनिफिट के लिए कॉस्ट भी इनको हुई। जब कॉस्ट है 0.7 पर केजी ऑफ एमएक्स, तो ये एमएक्स से मल्टीप्लाई होगी एम से, एमएक्स 1330 केजी से, 931। 1407 का बेनिफिट है, 931 की कॉस्ट है, अगेन 476 बच रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और यही चीज अगर हम रिपीट कर लें एस पे, बेटा ऐसा आप देखें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा जाता है तो कितने केजीज हैं, 1800, और वो बिकेंगे 6.1 में। 10,980। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे तो ये बिकेगा 6.8 में, एसएक्स बन जाएगा, लेकिन अब ये सिर्फ 1710 केजीज बिकेंगे। तो देखें फर्दर प्रोसेसिंग से फायदा कितना हो रहा है, 648 का, लेकिन इस फायदे के लिए हमें कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ रही है। कॉस्ट है भाई 0.8 पर केजी ऑफ एसएक्स, एसएक्स कितना है, 1710, 1368। बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट भी आ रही है, वो माइनस करें ना तो इसमें लॉस आ रहा है 720 का। तो फर्दर प्रोसेस एस नहीं होना चाहिए। अब देखो ये आपके 10 नंबर का डिसीजन है, वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। आपने तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में फैसला कर लिया कि हमें जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो हमने कहा हम एल और एल्म को तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, लेकिन एस को हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेरी है पूछना इसमें? एल और एम फर्दर प्रोसेस होने चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी मैंने अभी इसका आपको पढ़ाया नहीं है सेक्शन ई में, इसलिए आप उसको नहीं कर सकते। पार्ट सी देख लें इसका। ब्रीफली डिस्क्राइब टू ऑफ दीज टेक्निक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सवाल का डेटा ये है, process is becoming increasingly concerned that environmental costs may be increasing within the company. However, the company has not yet developed a structured way for accounting for these costs. It has heard of a number of different techniques which can be used to account for environmental costs, including input-output analysis, flow cost accounting, environmental ABC, environmental life cycle. Briefly describe two of these techniques in the context of environmental accounting। मतलब 5 नंबर है, 4 में से आपको 2 टेक्निक्स कोई भी लिखनी है। चारों टेक्निक्स आपको पढ़ाई गई हैं, इनपुट आउटपुट फ्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल एबीसी, इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल। कोई भी 2 बता के आप इसमें अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मैंने आपको अगला सवाल एक भेजा है, उसको निकालें, रॉबर कंपनी। अगला एक सवाल भेजा विद द नेम ऑफ रॉबर कंपनी। इसको मैं पढ़ रहा हूं, फिर आपको टाइम दूंगा कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। सवाल ये भाई, रॉबर कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल पैनल्स फॉर बर्गलर अलार्म्स, अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। रॉबर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंट्रोल पैनल्स फॉर बर्गलर अलार्म्स, अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। Every product comes with a 1 year warranty offering free repairs if any faults arise. रॉबर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंट्रोल पैनल्स फॉर बर्गलर अलार्म्स, अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। एवरी प्रोडक्ट कम्स विद अ 1 year वारंटी ऑफरिंग फ्री रिपेयर्स इफ एनी फॉल्ट्स अराइज। इट currently produces and sells 80,000 units per annum with production of them being restricted by the short supply of labor। बेटा वो currently produce और sell करती है 80,000 units per annum with production of them being restricted by the short supply of labor। Each control panel includes two main components। हर control panel में दो components हैं, one keypad and one display screen। हर control panel में दो main components हैं, one keypad and one display screen। At present, Robber Company manufactures both of these components in house। At present, Robber Company दोनों components, कौन से दो components, keypad, display screen, दोनों in house बनाते हैं। अच्छा भाई, तो each control panel includes two main components, one keypad and one display screen। At present, Robber Company manufactures both components in-house। However, the company is considering outsourcing the production of keypads and display screens। लेकिन कंपनी सोच क्या रही है, आउटसोर्स कर दे प्रोडक्शन ऑफ कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन। बेटा करंटली रॉबर कंपनी दोनों कंपोनेंट्स इन हाउस बना रहा है, लेकिन company is considering outsourcing production of keypad and display screen। A newly established company based in Kyrgyzstan is keen to secure a place in the market and has offered to supply the keypads for equivalent of 4.1 per unit and display screens for the equivalent of 4.3 per unit। This price has been guaranteed for 2 years। एक newly established company है किसी बर्गिस्तान में, उसने आपको ऑफर किया कि वो कीपैड देगा 4.1 पर यूनिट में और डिस्प्ले स्क्रीन देगा 4.3 पर यूनिट में। दिस प्राइस हैज बीन गारंटीड फॉर 2 years। केस सही समझ रहे हो। रॉबर कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं, वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। एवरी प्रोडक्ट कम्स विद अ 1 year वारंटी ऑफरिंग फ्री रिपेयर्स। हर प्रोडक्ट की एक 1 year वारंटी है, फ्री रिपेयर्स देती है। इट करंटली प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 80,000 यूनिट्स पर annum। बेटा कंपनी करंटली प्रोड्यूस और सेल कर रही है 80,000 यूनिट्स पर annum with production of them being restricted by the short supply of labor। production restricted है short supply of labor से। each control panel includes two main components। हर कंट्रोल पैनल में दो कंपोनेंट्स हैं, वन कीपैड एंड वन डिस्प्ले स्क्रीन। हर कंट्रोल पैनल में दो कंपोनेंट्स हैं, वन कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन। हर कंट्रोल पैनल में दो कंपोनेंट्स हैं, कीपैड, डिस्प्ले स्क्रीन। एट प्रेजेंट रॉबर कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ कंपोनेंट्स इन हाउस। फिलहाल रॉबर कंपनी दोनों को इन हाउस बनाती है, कीपैड, डिस्प्ले स्क्रीन दो कंपोनेंट्स हैं ना, दोनों को इन हाउस बनाती है। हाउएवर कंपनी इज कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन ऑफ कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन। वो सोच क्या रही है, आउटसोर्स कर दे। A newly established company based in Kyrgyzstan is keen to secure a place in the market and has offered to supply keypads for 4.1 per unit, display screen for 4.3 per unit। बेटा कंपनी करंटली ये दोनों कंपोनेंट्स इन हाउस बना रही थी ना, बस सोच रही थी आउटसोर्स करना। तो एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनी है, वो ये कह रही है हम आपको कीपैड देंगे 4.1 पर यूनिट में, डिस्प्ले स्क्रीन 4.3 पर यूनिट में। दिस प्राइस हैज बीन गारंटीड फॉर 2 years। ये प्राइस 2 साल के लिए गारंटीड है। द करंट टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन आर। बेटा फिलहाल तो आप कीपैड और डिस्प्ले स्क्रीन खुद बना रहे हो ना, फिलहाल तो आप कीपैड और डिस्प्ले स्क्रीन खुद बना रहे हो। तो कह रहे करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन आर। प्रोड्यूस कर रहे हो ना, फिलहाल आप खुद बना रहे हो ना, तो करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कीपैड और डिस्प्ले स्क्रीन क्या है। देखो जरा करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या है, क्योंकि फिलहाल आप खुद प्रोड्यूस करो। कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन के 80,000 यूनिट्स हैं। मटेरियल कॉस्ट 160 116, लेबर कॉस्ट है 40 60, हीट एंड पावर कॉस्ट है 64 और 88,000 ऊपर 1000। मशीन कॉस्ट है 26,000 30,000, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कॉस्ट है 84,000 96,000 मिला लिया। टोटल एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है 3,74,000 3,90,000। ये प्रोडक्शन कॉस्ट को दी हुई है क्योंकि करंटली आप दोनों प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट दी है। अच्छा, वही रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरह 5 नोट्स हैं जो आप खुद पढ़ना। रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरह 5 नोट्स हैं, खुद पढ़ना। रिक्वायरमेंट है आपने करनी है 8 मार्क्स की। रिक्वायरमेंट है आपने करनी है 8 मार्क्स की। Advise Robber Company whether it should continue to manufacture keypad or display screen in-house or whether it should outsource their manufacture to supplier in Kyrgyzstan, assuming it continues to adopt a policy to limit manufacturing sales to 80,000 panels in the coming year। अच्छा भाई, पॉलिसी वही है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल 80,000 यूनिट्स की होंगी।
आपको एडवाइस करना है रॉबर को वेदर इट शुड कंटिन्यू टू मेक कीपैड्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन्स इन हाउस और आउटसोर्स इट टू सप्लायर। बेटा प्योर मेक बाय डिसीजन का सवाल है। कंपनी कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन खुद बना रही है, सोच रही है सप्लायर से लेना। सप्लायर कह रहा है 4.1 और 4.3 में दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है 5 नोट्स हैं। कह रहा है अब आप एडवाइस करें रॉबर को वेदर इट शुड कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन इन हाउस, क्या वो खुद बनाए या बाहर से खरीदे। बेटा अभी जो मेक बाय का सवाल होता है ना कि प्रोडक्ट खुद बनाए या बाहर से खरीदें, कौन सी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है? दो प्रोडक्ट्स की, कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन। आपको डिसाइड करना है ना कि हम ये खुद बनाएं या बाहर से लें। इसका एक आसान सा तरीका पता है क्या? आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लें इनकी और उसको कंपेयर करें सप्लायर रेट से। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लें जो भी आ रही है और उसको कंपेयर करें सप्लायर रेट से, देखें जो चीपर पड़ा है वो डिसीजन ले लें। मेक बाय का इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है। डिसीजन लेना है ना, कीपैड खुद बनाए या बाहर से लें, डिस्प्ले स्क्रीन खुद बनाए बाहर से लें, एक ही है भाई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो इनकी और सप्लायर रेट से कंपेयर करो, आ जाएगा डिसीजन जो चीपर ऑप्ट करें। सप्लायर रेट्स तो मैं गिवन होंगे सवाल में। कीपैड कितने का दे रहा है सप्लायर? 4.1 का। और डिस्प्ले स्क्रीन कितने की दे रहा है? ये हमेशा गिवन होगा कि सप्लायर किस रेट में दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तुम्हें दी हुई है, वो लिखो कंपेयर कर लो। लेकिन मसला ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ 5 नोट्स हैं। बेटा मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं, आप ये नोट्स पढ़ के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खुद निकालो। कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी ना, बस उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सप्लायर रेट से कंपेयर करेंगे, जो चीपर ऑप्शन है उसे ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जब भी सवाल मेक बाय पूछे सिंपल सवाल है। सवाल का यही तो केस है, कंपनी कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन दोनों कंपोनेंट्स खुद बना रही है लेकिन सोच रही है आउटसोर्स करे, तो सप्लायर 4.1 4.3 में दे रहा है। अब करंटली खुद बना रहे हैं ना, तो मेकिंग कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हीट एंड पावर, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, टोटल कॉस्ट दी है। 5 नोट्स हैं जो आपने खुद पढ़ने हैं। कह रहा है एडवाइस करें हम प्रोडक्ट खुद बनाएं ये दोनों या बाहर से खरीदें। जब भी ये डिसाइड करना हो प्रोडक्ट खुद बनाए बाहर से खरीदें, हल पता है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सप्लाई रेट से कंपेयर करो। सप्लाई रेट्स गिवन होंगे 4.1 4.3, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खुद निकाल लो नोट्स पढ़ के, कंपेयर करो, डिसीजन ले लो। ठीक है, 15 मिनट है, नोट्स पढ़ के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खुद निकालें आप।
चले जी, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, अब देखें, सवाल ये था कि कंपनी जो है ना, वो कीपैड्स और डिस्प्ले स्क्रीन इन हाउस बना रही थी। ठीक है। लेकिन वो सोच रही थी कि इसकी प्रोडक्शन को क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन इन हाउस बना रही थी, लेकिन सोच रही थी इसकी प्रोडक्शन को क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। एक नया सप्लायर था जो कह रहा था 4.1 और 4.3 में दूंगा। एक सेकंड सर, प्लीज वेट कीजिए। अच्छा जी, तो अब इस सवाल में सिनारियो ये था कि दो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है कंट्रोल पर, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, कीपैड और डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है। और करंटली कंपनी कीपैड और डिस्प्ले स्क्रीन खुद बना रही है। सही है ना। लेकिन वो सोच रही है कि इसको क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। तो एक सप्लायर है जो ये कह रहा है ठीक है, हम आपको 4.1 में कीपैड देंगे, डिस्प्ले स्क्रीन 4.3 में देंगे। दिस प्राइस हैज बीन गारंटीड फॉर 2 years। क्योंकि करंटली हम दोनों प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हैं ना, तो करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, मटेरियल, लेबर, हीट पावर, मशीन कॉस्ट, एप्रिसिएशन कॉस्ट, नोट्स दिए हैं। कह रहा है अब आप जरा एडवाइस करें रॉबर को कि कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन खुद बनाए, या वो इसकी प्रोडक्शन को सप्लायर को क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन खुद बनाए, या वो इसकी प्रोडक्शन को क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। ठीक है। अब देखें, जब भी आपको ये डिसाइड करना है ना कि आप कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन खुद बनाएं या प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दें, तो इसका तरीकेकार यही है कि आप देखें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है और सप्लायर रेट्स क्या है, कंपेयर करें, डिसीजन लें। सप्लायर रेट्स हमेशा गिवन होंगे, जैसे 4.1 4.3 है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कंपेयर कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पहली कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल। इसने तो लिखी हुई है 160 और 116। फिर है डायरेक्ट लेबर, इसने लिखी हुई है 40-60। फिर हीट एंड पावर, फिर मशीन कॉस्ट, और फिर डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। इन सब को मिला के आ जाएगी टोटल
प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको सप्लाई रेट से कंपेयर करें, डिसीजन लें, लेकिन हर कॉस्ट के आगे उसने कुछ नोट्स दिए हुए हैं। ये करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी हुई। अब मटेरियल कॉस्ट 160 लिखी हुई, लिखा हुआ क्या है, मटेरियल कॉस्ट फॉर कीपैड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% इन 6 months टाइम, मटेरियल कॉस्ट ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, जो डिस्प्ले स्क्रीन की कॉस्ट है ना, वो 2% से बढ़ जाएगी इमीडिएट इफेक्ट से। 116 है ना, वो ये तो करंट दी हुई है, आप तो फ्यूचर में ही फैसला करोगे ना, तो ये करंटली 116 है, तो फ्यूचर में फैसला करोगे मेक बाय का, तो आपकी फ्यूचर में ये 2% से इमीडिएटली बढ़ जाएगी 118320। लेकिन जो कीपैड्स की 160 है ना, वो 5% से बढ़ेगी, तो डायरेक्ट 5% आके 168 नहीं कर देना, ये 6 महीने में बढ़ेगी, यानी कि 6 महीने तक वही करंट वाली रहेगी। करंट 160 है ना, पूरी एनुअल कॉस्ट करंटली 1,60,000 है ना, डिवाइडेड बाय 12 किया, 13,333 रुपए महीने की। अगले 6 महीने तक तो यही रहेगी 13,333 पर मंथ। उसके बाद ये 13,033 पर मंथ 5% से बढ़ जाएगा, तो ये बनेगी 164,000। देखें, ये जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी है ना, करंट दी हुई है, आपको आने वाले साल के लिए ऑब्वियसली फैसला करना होगा। करंट तो गुजर चुका है ना साल, एनुअल कॉस्ट कब आई है, जब साल गुजर चुका है। तो आने वाले साल के लिए फैसला करना है कि आप इसको खुद बनाए या बाहर से खरीदें। तो बाहर से खरीदने के रेट्स दिए में, खुद बनाने की कॉस्ट निकालें, तो बेटा डिस्प्ले स्क्रीन अभी 116 है, वो 2% से फौरन बढ़ जाएगी, तो फौरन 2% से बढ़ा दिया। इन कीपैड करंट 160 है, वो 5% से बढ़ेगा 6 महीने बाद, पर मंथ निकाल के 6 महीने तक वही रखा, और फिर उसको आपने 5% से बढ़ा दिया। ठीक है, अगली कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर, करंटली 40 और 60 है। नोट टू कैरेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर प्योरली वेरिएबल एंड नॉट एक्सपेक्ट टू चेंज ओवर नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल भी सेम ही रहेगी, तो 40 60। ठीक है, अच्छा, हीट एंड पावर कॉस्ट करंट एनुअल कॉस्ट 64 और 88,000 है। नोट 3, heat and power costs include an apportionment of general factory overhead for heat and power as well as the cost of heat and power directly used for the production of keypad and display screen। हीट एंड पावर में एक तो अपॉर्शनमेंट है जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स की, और साथ ही साथ वो हीट एंड पावर भी है जो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन में। The general apportionment included is calculated using 50% of direct labor cost and would be incurred irrespective of whether components are manufactured in-house or not। बेटा हीट एंड पावर में एक अपॉर्शनमेंट भी शामिल है और एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी शामिल है। अपॉर्शनमेंट 50% ऑफ ये नहीं है, 50% ऑफ लेबर है, तो अपॉर्शनमेंट इररिलेवेंट है, आपको उसको हटाना है जनरल फैक्ट्री अपॉर्शनमेंट। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, इसको 32,000 और 44,000 कर देते हैं, आधा आधा। ये आधा आधा नहीं होना, जो अपॉर्शनमेंट इंक्लूडेड है वो 50% ऑफ लेबर है, यानी कि कीपैड की लेबर 40,000 है ना, तो 50% ऑफ लेबर 20,000 की अपॉर्शनमेंट, उसको हटाओ 64 में से, तो ये 44,000 बनेगा। और दूसरा 88 में से आधा नहीं हटा देना, 44 के 50% अपॉर्शनमेंट है। अपॉर्शनमेंट कह रहे हैं 50% ऑफ लेबर है, तो इसकी लेबर अगर 60,000 है ना, तो 50% ऑफ लेबर 30,000 की अपॉर्शनमेंट, उसको हटा दो 58,000। लोगों को कॉन्सेप्ट तो सही आता है कि अपॉर्शनमेंट हटानी है, लेकिन वो अपॉर्शनमेंट आधी आधी हटा देते हैं इसको, कि भाई वो नोट गलत रीड करते हैं, 50% अपॉर्शनमेंट है तो 64,000 को 32 कर दो और 88,000 को 44,000 कर दो। उसने लिखा हुआ है जनरल अपॉर्शनमेंट इंक्लूडेड इज 50% ऑफ लेबर, तो लेबर का 50% है, 20,000 30,000 वो आपने हटाने हैं, 64 और 88 में से 20 और 30 हटा दिए तो 44 और 58। मशीन कॉस्ट को एक मिनट छोड़ें, डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस नोट 5, 84 और 96 दी हुई है, कह रहे 60% ऑफ डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेट टू अपॉर्शनमेंट, रिमेनिंग 40% स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहते हैं, 60% जनरल है, 40% डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आएंगे, जनरल इररिलेवेंट है, 40% ले लो। अच्छा, ये 4 नोट्स ऐसे हैं ना जिसमें सच कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, कि कीपैड डिस्प्ले स्क्रीन की करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है और कंपनी सोच रही है कि उसको बाहर से बाय खरीदे, तो बाहर से बाइंग रेट्स दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कमिंग पीरियड की देख लो, लेबर वही रहेगी, मटेरियल एक तो 2% फॉरन बढ़ गया, एक 6 महीने बाद बढ़ा 5%। हीट पावर कॉस्ट में अपोर्शनमेंट हटा ली, 50% ऑफ लेबर 20,000 और 30,000 हटा लिए, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ले ली। अब आखिरी बचा है मशीन कॉस्ट। अच्छा देखो, मशीन कॉस्ट जो है ना,
कीपैड्स की, वो है 26,000। नोट 4 कह रहे हैं मशीन कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। मशीन कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल का मतलब वेरिएबल भी और फिक्स भी है। वेरिएबल एलिमेंट रिलेट्स टू सेटअप कॉस्ट विच आर बेस्ड ऑन बैचेस मेड। ये जो वेरिएबल एलिमेंट है ना, ये बेस करता है सेटअप कॉस्ट से बेस्ड ऑन बैचेस मेड। द कीपैड मशीन है फिक्स कॉस्ट ऑफ 4,000। कीपैड की मशीन जो है ना, उसकी फिक्स कॉस्ट 4,000 है। मींस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 22,000। और ये बेस करता है बैचेस मेड पे। कीपैड मशीन की फिक्स कॉस्ट 4,000 है, डिस्प्ले स्क्रीन की मशीन की फिक्स कॉस्ट 6,000 है। वाइल बोथ कंपोनेंट्स आर करेंटली मेड इन बैचेस ऑफ 500। फिलहाल ये बैचेस ऑफ 500 में बनाए जाते हैं, एक बैच में 500 होते हैं। इट वुड चेंज विद इमीडिएट इफेक्ट टू बैचेस ऑफ 400। अभी एक बैच में 400 पे आ जाएंगे। अब सुनो, कीपैड की मशीन की फिक्स कॉस्ट 4,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 22,000 है। ये बैचेस को बेस कर रही है बेटा। आपके नंबर ऑफ बैचेस जो है ना, 80,000 आप बना रहे हो यूनिट्स, और बैचेस ऑफ 500 में एक बैच में 500 होते हैं, तो नंबर ऑफ बैचेस आपके 160 है। 80,000 यूनिट्स बना रहे हो इन बैचेस ऑफ 500, एक बैच में 500 यूनिट्स, 160 बैचेस है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच क्या हो जाएगी? 137.5 पर बैच। अच्छा, फ्यूचर में ना आप बैचेस ऑफ 400 पे जा रहे हो कि एक बैच में 400। अभी तो करंटली एक बैच में 500 है ना, तो आप बैचेस ऑफ 400 एक बैच में 400 पे जा रहे हो, तो न्यू नंबर ऑफ बैचेस हो गए। बस यार, न्यू नंबर ऑफ बैचेस 200 हो गए ना, तो मशीन कॉस्ट निकालो कीपैड्स की। 137.5 पर बैच वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है। कमिंग ईयर के लिए नंबर ऑफ बैचेस 200 होंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और फिक्स कॉस्ट अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी, कितनी? 4,000। आपकी मशीन कॉस्ट हो जाएगी 31,500। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मशीन कॉस्ट 26,000 है, कह रहा है इसमें तो फिक्स 4,000 है, तो वेरिएबल बनी 22,000। ये बैचेस पे बेस कर रही है, जो करंटली बैचेस ऑफ 500 है, एक बैच में 500 है। तो बेटा अगर एक बैच में 500 है, 80,000 यूनिट्स है, तो नंबर ऑफ बैचेस 160 हुआ। वेरिएबल कॉस्ट 22,000 है, वो बैचेस पे बेस कर रही है, जो 160 बैचेस है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच बनी 137.5। अगर आइंदा भी बैचेस 160 ही है ना, कि एक बैच में 500 है, तो कमिंग ईयर के लिए भी 137.5 पर बैच इंटू 160 बैचेस प्लस फिक्स्ड। लेकिन कमिंग ईयर के लिए बैच साइज 400 हो जाएगी, एक बैच में 400 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बैचेस अब 200 होंगे। तो कमिंग ईयर के लिए 137.5 पर बैच इंटू 200 बैचेस प्लस फिक्स्ड आपके पास हो गई कितनी? 4,000। 31,500 बनेगा। डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाओ बेटा। डिस्प्ले स्क्रीन में आपके पास 6,000 की फिक्स कॉस्ट है। अब डिस्प्ले स्क्रीन की आप देखें, कॉस्ट 30,000 है। 30,000 कॉस्ट है, उसमें से 6,000 फिक्स्ड है, 24,000 वेरिएबल है। और वही बैचेस पे बेस कर रही है, 160 बैचेस है, तो 150 पर बैच है। कमिंग ईयर के लिए बैच साइज 400 हो गई, एक बैच में 400, तो नंबर ऑफ बैचेस 200 है। 150 पर बैच, 200 बैचेस है, प्लस फिक्स 6,000 है, तो ये बनेगी 36,000। आप सबको एडअप कर लो ना। 313,100 की प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी, और इसकी 310720 बनेगी। ये नोट्स के बाद आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, सप्लायर रेट से कंपेयर करो, डिसीजन ले लो। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट की टोटल में आई हुई है, सप्लायर रेट्स पर यूनिट में है, तो बेटा इसको यूनिट से डिवाइड कर दो। दोनों के यूनिट्स कितने? 80,000। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 3.88, 3.9।
91। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 3.91 इसकी है और 3.88 इसकी है, और सप्लायर दोनों महंगे में दे रहा है, तो बोथ शुड बी मेड इन हाउस। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लो, उनकी वर्किंग्स भी कॉपी कर लो, डिस्प्ले स्क्रीन की वर्किंग खुद कर लो, कोई सवाल है पूछ लो, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूंगा, फिर इसके फर्दर पार्ट्स करते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, तो हमने डिसीजन ले लिया है कि वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन इन हाउस या आउटसोर्स कर दें। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है कि हमें डिसाइड करने के लिए कि हम खुद बनाएं या बाहर से लें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सप्लाई रेट से कंपेयर करना है। सप्लाई रेट्स गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने निकाली, पांचों गिवन थी, बस नोट्स पढ़ पढ़ के रिया कि मटेरियल कॉस्ट रिप्लेसमेंट की फॉरन 2% बढ़ा दी, कीपैड की 5% बढ़ाई 6 महीने बाद। लेबर कॉस्ट सेम रहेंगी। हीट पावर कॉस्ट में जो जनरल अपोर्शनमेंट थी वो हटा दी, 50% ऑफ लेबर। डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस 40% डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी, वो लेनी। मशीन कॉस्ट आपके पास जो है ना वो थी सेमी वेरिएबल, 4,000 और 6,000 फिक्स निकाल लिया, बाकी वेरिएबल को जितने बैचेस थे 160, क्योंकि बैच साइज 500 थी, 80,000 यूनिट 160 थी, पर बैच निकाली वेरिएबल कॉस्ट। कमिंग ईयर में 200 बैचेस हो जाएंगे तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट अपडेट होगी, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी इसका सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, वो आपको नहीं करना। पार्ट सी पे आ जाए। डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट रॉबर्ट शुड कंसीडर व्हेन मेकिंग अ डिसीजन अबाउट आउटसोर्सिंग। कह रहे बताए आउटसोर्सिंग से पहले क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। देखें, आउटसोर्सिंग में आप चीज खुद बना के नहीं दे रहे होते, बल्कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आप अपनी प्रोडक्शन को बाहर से करवा रहे हो। मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा, बाहर से कर रहा हूं। तो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग से पहले बताएं क्या फैक्टर्स कंसीडर करे कंपनी। अब आउटसोर्सिंग से पहले कुछ फैक्टर्स कंसीडर करना जरूरी है। आउटसोर्सिंग का एक और नाम होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ अहम फैक्टर्स आउटसोर्सिंग से पहले कंसीडर करना जरूरी है। नंबर वन, सब कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी चीपर देन इंटरनल वर्क। बहुत महंगा ना हो, बहुत महंगा है तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा फैक्टर कंसिडर करना होता है द वर्क मस्ट बी ऑफ सेम क्वालिटी एज इंटरनल। कहीं ऐसा ना हो बाहर से काम करो तो क्वालिटी का सत्यानाश कर दे, तो क्वालिटी जो है वो तकरीबन बराबर ही अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, सब कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी एबल टू डिलीवर सर्विसेज ऑन टाइम। सब कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे काम मुकम्मल करके दे, ऐसा ना हो कि डेडलाइंस मीट ना हो सके और बहुत डिले करे। चौथा, सब कॉन्ट्रैक्टर मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा ना हो कि आपका काम वो कर रहा है तो आपके सारे राज उसको पता लग जाएंगे, अब वो आपकी चीजों को बाहर भेज दे, हमके ट्रेड सीक्रेट्स को, रेसिपीज को बाहर भेज दे। तो देखो, आउटसोर्सिंग कराना इतना आसान काम नहीं है। काम खुद कराना मुश्किल होता है जरूर, लेकिन खुद करने के बजाय बाहर दें तो बाहर देने से पहले आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं कि भाई चीपर होना चाहिए, सेम क्वालिटी का वर्क होना चाहिए, टाइमली सर्विसेज डिलीवर करे, कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज मेंटेन करे। ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर आउटसोर्सिंग, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। आज इसको यहीं तक रोकते हैं, सही है। फर्दर क्लास में फिर हम मजीद इसके जो है वो सवाल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।